नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे पार्लियामेंट के बारे में। संसद संसद क्यों महत्वपूर्ण है, संसद के काम क्या हैं, ठीक है। और वो सारे फैक्ट्स जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि एग्ज़ाम्स में, खासकर जो भी बीपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे आर्टिकल्स पे फोकस कभी नहीं होता, ठीक है। आपसे आर्टिकल से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाएंगे, आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। उनकी थ्योरी से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं और मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और बतानी थी आपको कि हमने टारगेट देना ग्रुप पे बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, इसलिए कोई टारगेट हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम लोग टारगेट बेस्ड स्टडी करना शुरू कर देंगे। तो आइए पार्लियामेंट को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं, ये दो क्वेश्चंस आप बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। क्यों? थ्योरी से पहले हमको क्वेश्चन को जानना जरूरी है थोड़ा सा। यहां से आपको मैं बताता हूं, ये क्वेश्चन है 63rd बीपीएससी में आया था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है, ठीक है। मतलब कि पार्लियामेंट का अगर आपको मेंबर बनना है तो मिनिमम एज क्या है। बच्चे आंख बंद करके 25 पे मार देंगे, एम आई राइट, ठीक है। यहीं पे इस क्वेश्चन को कैसे दोबारा घुमा के पूछ रहा है, ये देखिए। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एक व्यक्ति की एज कितनी होनी चाहिए। दोनों ही बातें सेम है, ठीक है। मेरे ये समझाने का मतलब ये था कि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आपको एग्जाम में दिखता है तो आपको आपकी जो थ्योरी है वो आपको आनी चाहिए, सिर्फ फैक्ट से काम नहीं चलेगा। जैसा कि हम जानते हैं संसद संसद के अंदर हमारी लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट ये हो जाएगा कि लोकसभा का जो सदस्य है वो संसद का सदस्य है ना। टॉपिक बहुत इजी है पर फिर भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मोस्ट ऑफ केसेस में लोगों को ये पता होता है, सॉरी फॉर दैट, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का होना नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कई बार बच्चों के सामने अगर इसको रख दिया जाता है तो बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने इस एग्जाम में ई को करेक्ट आंसर किया था, ठीक है, संसद सदस्य को लेके। तो जिनको पता है उनके लिए बेहतर है। तो आई होप ये बात क्लियर होगी। एक क्वेश्चन और है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, संसद क्या है, ठीक है। तो संसद की पहले जानते हैं आवश्यकता क्यों पड़ी। संसद की आवश्यकता क्यों पड़ी? सहमति का विचार, द आइडिया ऑफ कंसेंट, निर्णयों में नागरिकों की भागीदारी और सरकार को उनकी मंजूरी। अब आप जानते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी में हैं, ठीक है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो सिस्टम है वो कौन चलाएगा? आपकी जनता चलाएगी, मतलब इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन जनता के द्वारा इलेक्टेड लोग वहां पे बैठते हैं, ठीक है। तो सिटीजन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड देयर अप्रूवल फॉर द गवर्नमेंट। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। निर्णय में नागरिकों की भागीदारी और सरकार को उनकी मंजूरी, ये सहमति का विचार। दूसरा है संसद की आवश्यकता में प्रतिनिधित्व, ठीक है। प्रतिनिधित्व मतलब सभी सामाजिक समूहों और विविधताओं को राष्ट्रीय मंच पर आवाज देना। इसको बहुत, ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट हैं, ये मेरे लिखे पॉइंट्स नहीं है, एनसीईआरटी का कोर समरी है ये। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, समाज के हर वर्ग का आपका क्या होना चाहिए? प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ठीक है। इतनी डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में, तो उसके लिए जरूरी है कि हर अलग अलग एथनिक ग्रुप से लोग वहां पे मौजूद हों, ताकि वो हर वर्ग की आवाज उठा सकें। सपोज सिर्फ वहाँ हिंदू बैठे हैं तो अपने हित की बात कर रहे होंगे, क्या पता, कोई भरोसा नहीं। सिर्फ वहाँ मुस्लिम बैठे हैं तो अपने हित की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ सिर्फ क्रिश्चियन बैठे हैं तो अपने हित की बात कर रहे होंगे। तो इसलिए अलग अलग एथनिक ग्रुप का, ट्राइबल ग्रुप का और वेरियस जो कल्चरल पृष्ठभूमियां हैं वहां से लोगों का जुड़ा होना जरूरी है। तो ये है रिप्रेजेंटेशन से संबंधित, ठीक है। सभी सामाजिक समूहों और विविधताओं को राष्ट्रीय मंच पर आवाज देना। नियंत्रण और जवाबदेही। अब संसद की आवश्यकता हमें इसलिए भी है कि नियंत्रण भी होना चाहिए और जवाबदेही भी होना चाहिए। सरकार को नियंत्रित करना और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहे, इसके लिए भी संसद का होना जरूरी है। कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट एंड मेकिंग इट्स अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है। अब बात करते हैं संसद की संरचना की। जैसा कि मैंने कहा, हम आर्टिकल्स पे बहुत कम फोकस करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 79 है, बस इतना पढ़ लीजिए आप। राष्ट्रपति, संसद की संरचना में राष्ट्रपति संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं, लेकिन किसी भी सदन के ये सदस्य नहीं होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, बीपीएससी पूछ सकता है। ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। या किसी भी वेरियस एग्जाम में DSS में आ चुका है कि राष्ट्रपति किस सदन के सदस्य होते हैं, तो राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। इसी तरह राज्यसभा जिसको हम उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा मतलब निम्न सदन, ठीक है। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन होता है तो आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टर्म याद रखिए। लोक से लोअर, राज्य से अपर अपने आप बाय डिफॉल्ट आपको याद रहेगा, ठीक है।
आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है। लोक मतलब लोअर, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल हो गया ये। इसके बाद बात करें राज्यसभा के बारे में, तो पहले अपर हाउस जो हमारा है, अपर हाउस के बारे में आर्टिकल 80 में बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 80 आपके याद रखने लायक पॉइंट्स कौन से होंगे? वैसे इस पॉइंट से क्वेश्चन नहीं ना के बराबर ही आता है, मनोनीत वाले पॉइंट से भी कुछ कुछ क्वेश्चन खास नहीं आते। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो आपके उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। और निर्वाचन इसका कैसे होता है, तो वही निर्वाचन होता है विधानसभा के जो एमएलए होते हैं, ठीक है, वही सारे एमएलए मिलकर इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, ठीक है। अपर हाउस आपका एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, ठीक है, और ये कभी डिसॉल्व नहीं होती, कभी भी भंग नहीं होता। ये सारे पॉइंट्स हैं और इनके इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते हैं, तो इनको बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सदस्यों का कार्यकाल, तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक पॉइंट हैं इसके सारे। लोकसभा के जितने भी फैक्ट आपने पढ़े हैं बस वही इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन से बहुत कम ही क्वेश्चन आता है, ठीक। पर इसका हेड कौन होता है, तो इसके हेड होते हैं आपके अध्यक्ष। धोखे से राष्ट्रपति मत मार दीजिएगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति होते हैं तो लोकसभा में भी राष्ट्रपति को कर दीजिए, सॉरी, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति होते हैं तो लोकसभा में आप राष्ट्रपति को मार दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके सीधे अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं और एक डिप्टी स्पीकर होते हैं। कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है लोकसभा का, ठीक है। और समय से पहले इसको भंग किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं आपकी जो राज्यसभा है, क्या राज्यसभा, आप उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आपकी लोकसभा समय से पहले, ठीक है, डिसॉल्व हो सकती है। इसके भी 3 तरीके के वो होते हैं, आगे भी डिस्कस हम करते हैं भंग करने के तरीके। कुछ टर्म्स हैं जो एनसीईआरटी और एग्जाम के लिए दोनों तरह से ही बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर क्या होता है? संसद की कार्यवाही का पहला घंटा। क्या? संसद की कार्यवाही का पहला घंटा। यहां सांसद मंत्रियों से जानकारी मांगते हैं और यह सरकार की खामियों को उजागर करने का सबसे प्रभावी तरीका है। यहाँ पे जो सांसद होते हैं वो मंत्रियों से क्या पूछते हैं? सवाल पूछते हैं, ठीक है। ये जानकारी मांगते हैं, आपने क्या कहाँ पे किया है ना, क्या डेवलपमेंट आपके एरिया पे आपने किया, या जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने अपने क्षेत्र में क्या काम किया, ठीक है, डिफेंस से में आपने क्या किया, तो ये सारी चीज़ें। एजुकेशन में भी खैर कोई सुनता नहीं है आज की डेट में, सब मिली भगत होती है फिर भी। इसके बाद बात करें 0R, प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्रश्नकाल के बाद तुरंत बाद कौन सा कार्य शुरू होता है, तो शून्यकाल शुरू होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, इसके पहले अगर आपको प्रश्नकाल में सवाल पूछना है तो आपको पहले से जानकारी वहां पे बताना होगा कि हम ये प्रश्न पूछने वाले हैं, ठीक है, और फिर उनके उत्तर दिए जाते हैं। एक्चुअली में सांसद या ये जो सांसद होते हैं ये एक्चुअली में ना उत्तर नहीं दे रहे होते हैं। वहाँ जो इतने सारे लिपिक वगैरह होते हैं, ठीक है, ट्रांसलेटर वगैरह जो भी होते हैं, वो लोग वो सारे काम कर रहे होते हैं। ये बस खड़े होकर बोलना शुरू कर देते हैं। इनके सवाल और इनके जवाब पहले से फिक्स होते हैं। ये आप में से हम बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। खैर अब फैक्ट में आते हैं, यही तरीका है इस काम का। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और इसमें सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका अविश्वास प्रस्ताव। ये वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में आ सकता है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। यदि यह पास हो जाए तो प्रधानमंत्री सहित पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सरकार के खिलाफ आता है अविश्वास प्रस्ताव। और ये कब आया था? क्या हमारे देश में कभी ये आया था? कोई बता सकता है? अगर आया था तो प्लीज बताइएगा, ठीक है। नहीं आया था तो आपको पता ही होगा। यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। यदि यह पास हो जाए तो प्रधानमंत्री सहित पूरी सरकार इस पर इस्तीफा दे सकती है, देती ही है, देना पड़ेगा, मजबूरी है, बाध्य है वो उसके लिए। इसके बाद संसद के मुख्य कार्य हैं, ठीक है, और इतने ही कार्य आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखने हैं, ठीक है, ज्ञाता नहीं बनना में किसी भी चीज के लिए। लॉ मेकिंग, संसद का काम है कानून बनाना, ठीक है। संघ और समवर्ती सूची पर कानून का निर्माण करना। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, प्रश्नकाल और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा जवाबदेही करना, ठीक है। कार्यपालिका पर एक तरह से नियंत्रण ही है। फाइनेंशियल फंक्शंस, बजट पारित करना और सरकारी खर्चों का नियंत्रण करना। आपको बस ये टर्म याद कर लेने हैं, बस इतने काम आपको पता होने चाहिए। संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 के तहत या 368 के तहत संविधान में बदलाव करना और निर्वाचन करवाना, किसका? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करना। इतने पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। इसी के इर्द गिर्द आपके सवाल आएंगे एग्जाम में, ठीक है, संसद के कार्य से। इसके बाद कानून बनाने की प्रक्रिया। कानून कैसे बनता है? कानून बनाना एक विधायी प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है ध्यान से समझते हैं। विधायी प्रक्रिया है, ये एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। विधेयक को पेश किया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम वाचन, ठीक है। मैं बार बार वाचन नहीं बोलूंगा,
प्रथम वाचन विधेयक को पेश किया जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। द्वितीय वाचन विस्तृत चर्चा की जाती है और समिति जांच करती है, ठीक है। तृतीय वाचन क्या होता है, विधेयक पर अंतिम मतदान होता है, ठीक है, वोटिंग होती है। फिर दूसरे सदन में यही प्रक्रिया दूसरे सदन में दोहराई जाती है। ये प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन की प्रक्रिया दूसरे सदन में अपनाई जाती है। इसके बाद क्या होता है, किसके, राष्ट्रपति की सहमति आनी चाहिए। हस्ताक्षर के बाद अगर राष्ट्रपति ने उसमें हस्ताक्षर कर दिया तो वो अधिनियम बन जाता है, ठीक है। वो विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। आई होप ये बात क्लियर होगी। अगर प्रेसिडेंट ने अपना असेंट कर दिया, अपना सिग्नेचर कर दिया, अपनी सहमति दे दी, तो वो क्या बन जाएगा, वो अधिनियम मतलब एक्ट बन जाएगा। यही फर्क है एक विधेयक और अधिनियम में। फिर से बात बताते हैं, ठीक है। एक विधेयक साधारण होता है, उसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होते हैं, उसको प्रस्तुत किया जाता है। एक कागज का पर्चा होता है, ठीक है, जिसको हम बिल कहते हैं, और वो संसद के सामने लाया जाता है, ठीक है। फिर विस्तृत चर्चा और समिति जांच, पहले उस पर विस्तृत चर्चा होती है और फिर कमेटी की जांचें होती हैं। फिर होता है तीसरा वाचन, विधेयक पर अंतिम मतदान, मतलब बिल पे वोटिंग होती है, और जब वो पहले सदन से पास हो जाता है तो इसके बाद वो दूसरे सदन में जाता है। यही प्रक्रिया दूसरे सदन में दोहराई जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब ये दूसरे सदन से भी पास हो जाता है इन्हीं तीनों चरणों से गुजर के, तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और उसके बाद जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वो विधेयक या बिल क्या बन जाता है, अधिनियम या एक्ट बन जाता है, ठीक है। आपको इतना ही याद करना है। इसमें पढ़ाने को तो मैं 3 पन्ने का आपको बता सकता हूँ, पर उतना हमारे काम का है नहीं, ठीक। अब संसद की कुछ समितियां होती हैं, ठीक है, पीछे से काम करती हैं, ठीक है। मतलब संसद के पास अब इतना वक्त नहीं ना कि हर छोटी छोटी चीज का ध्यान देगा, तो वो क्या करता है, कुछ समितियों को बनाते हैं और वो उनके काम को देखती हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एग्जाम में इसको कई बार देखा होगा। ये सरकारी खर्चों की जांच करती है, सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर यही काम करती है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, पीएसी। इसके बाद आती है प्राक्कलन समिति, बजट और अर्थव्यवस्था में सुधार के सुझाव देती है, और ये सबसे बड़ी समिति है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, सबसे बड़ी समिति है, और बजट और अर्थव्यवस्था के जितने भी मामले होते हैं उनमें ये सुधार में सुझाव करती है, एस्टिमेट्स कमेटी। इसके बाद आती हैं विभागीय स्थायी समितियां, यह सुनिश्चित करती हैं कि सरकार अपने वादे पूरे भी कर रही है या नहीं। खैर मजाक ही हो चुका है आजकल ये भी हमारे लिए। एजुकेशन सिस्टम में पिछले 10 से 15 सालों में 89 या 90 पेपर लीक्स हो चुके हैं, ठीक है। सरकार अपना काम बहुत अच्छा कर रही है, हम किसी पे कमी नहीं निकाल सकते, हमें हक नहीं है, बोलेंगे तो चैनल बंद हो जाएंगे, लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है, ऐसा क्यों है? ये पॉइंट मेरा नहीं है, ये पॉइंट एनसीईआरटी का है। 3 मुख्य तर्क हैं एनसीईआरटी में, और इन्हें बहुत अच्छे से समझिएगा। क्यों? पहला तर्क है साधारण विधेयक पर गतिरोध, दूसरा है वित्तीय शक्तियां, और तीसरा है मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। इन 3 कारणों की वजह से लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। तो आइए इनको समझते हैं। पहला है साधारण विधेयक पर गतिरोध। ये क्या है? यदि किसी साधारण विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है तो एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि एक संयुक्त बैठक बुलाई गई, और कौन बुलाता है? आमतौर पर ये काम करते हैं आपके राष्ट्रपति, और वही करते हैं, ठीक है। तो संयुक्त बैठक में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण अंतिम निर्णय अक्सर लोकसभा के पक्ष में होता है। तो ये होता है उसका पहला पावरफुल होना, ठीक है। सिंस लोकसभा हैज मोर मेंबर्स, द फाइनल डिसीजन इन द जॉइंट सेशन इज यूजुअली इन फेवर ऑफ लोकसभा। अब वहां पे लोगों की संख्या ज्यादा है, तो इसलिए अंतिम निर्णय लोकसभा का ही माना जाता है। इसके बाद आती है लोकसभा में वित्तीय पावर ज्यादा होता है। कैसे होता है? बजट, ठीक है, बजट या धन संबंधी कोई भी कानून लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद राज्यसभा उसे नामंजूर नहीं कर सकती। ध्यान से समझिएगा, बजट वर्ड यहाँ पे लिखा है, बजट या फिर धन संबंधी। अगर इन दोनों चीजों से रिलेटेड कोई कानून है, ठीक है, बजट या धन संबंधी कोई भी कानून लोकसभा ने अगर पारित कर दिया है, लोकसभा ने अगर पारित कर दिया है, तो राज्यसभा उसके लिए मना नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे क्या करेगी? सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, अपना उस पर सुझाव दे सकती है, लेकिन वो सुझाव देगी पर उसका जो अंतिम निर्णय है वो लोकसभा का ही होता है। क्यों? क्योंकि ये हाउस ऑफ कॉमन पीपल का है, ठीक है। आफ्टर अ मनी बिल और एनी फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इज पास्ड बाय लोकसभा, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। अगर मनी बिल या फिर फाइनेंशियल लेजिस्लेशन है कुछ, ठीक है, लाइक समथिंग लाइक बजट एटसेट्रा, तो लोकसभा ने अगर उसे पास कर दिया है तो राज्यसभा की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह दे कि भाई ये पास नहीं हो सकता। ये 14 डेज अपने पास रख लेंगे, बस इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं करेंगे, इस पे सजेशन दे सकते हैं। तो ये हो गया लोकसभा की फाइनेंशियल पावर। अब तीसरा है मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। ये लोकसभा की तीसरी पावर है। ये क्यों है?
लोकसभा ही मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। यदि लोकसभा के सदस्य कह दें कि उन्हें प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन राज्यसभा अगर ऐसा करेगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, राज्यसभा को यह शक्ति ही नहीं दी गई है। ठीक है, आई होप ये बात भी क्लियर होगी। ठीक है, इस प्रकार इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रकार साधारण विधेयकों पर अंतिम निर्णय, वित्तीय मामलों में प्रमुख भूमिका तथा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण के कारण लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। और ये आपसे ऑप्शंस के फॉर्म में क्वेश्चन में या एग्जाम में आ सकता है कि लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। अंतिम निर्णय, वित्तीय मामलों में प्रमुख भूमिका, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण के कारण। ठीक है, तो 1 2 3 हो सकता है या फिर नन ऑफ द एबव हो सकता है। ऐसे पॉइंट दे दे के आपसे ये तीनों पॉइंट वहां पे रख के या कोई 2 पॉइंट रख के पूछ सकता है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये बात भी क्लियर होगी। इसके बाद बात करते हैं कानून बनाने वाली संस्था, विधायिका। विधायिका क्या है? हम लोग सोचते हैं ना विधायिका क्या होता है, ये शब्द क्या है विधायिका, मतलब लेजिस्लेचर, और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो आपकी जो विधायिका है ये कानून बनाने वाली संस्था होती है और इसका मुख्य काम क्या है? ये देश या राज्य के लिए कानून बनाने का काम करती है। ठीक है, किसी देश के लिए, मतलब हमारे देश के लिए या हमारे राज्यों के लिए कानून बनाने का काम, टू मेक लॉज, इसका काम है। ठीक है, कौन शामिल होता है? तो केंद्र में संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों में विधानसभा विधायिका में शामिल होती हैं। ये पार्ट याद रखिएगा। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं कि संसद और राज्यों में विधानसभाएं इसमें शामिल होते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। फिर आती है कार्यपालिका। अब कार्यपालिका कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई है, इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो कानून लागू करने वाली जो संस्था है, ठीक है, कानून लागू करने वाली जो संस्था है वो आपकी एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका है। इनका मुख्य काम क्या है? विधायिका द्वारा बनाए गए। ठीक है, विधायिका मतलब कौन? अभी हमने विधायिका पढ़ा था ऊपर। ठीक है, फिर से दिखा देते हैं आपको, ये आपकी विधायिका है, लेजिस्लेचर। ठीक है, जो कानून बना रही है। तो कानून बनाने वाली संस्था मतलब विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को देश में लागू करना और देश चलाने का काम कार्यपालिका करती है। इसमें कौन कौन शामिल होता है? आपकी कार्यपालिका में शामिल होंगे कौन? तो इसमें शामिल होंगे कौन कौन? आपके राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स मतलब मंत्रिपरिषद, और सभी सरकारी अधिकारी, IAS, IPS एटसेट्रा, ये सब शामिल होंगे। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि जो कानून बनाया है विधायिका ने, ठीक है, लेजिस्लेचर ने, उसको बहुत अच्छे से लागू किया जाए। ठीक है, और इतना ही आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो लास्ट में जब हमारा पॉलिटी खत्म होगा तो हम एक क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे। ठीक है, आसपास का अगर कुछ शोर आ रहा होगा तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। ठीक, ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ आपको PDF मिल जाएगी, और ये हमारा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप हमको टेक्स्ट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो 8423519393 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आई होप एक क्वेश्चन रह गया था, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? क्या कोई ये बात बता सकता है? ये मल्टीपल टाइम 4 से 5 बार, ठीक है, 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे कुछ बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो BPSC बार बार पूछता है, उनके लिए हम एक अलग से सीरीज शुरू करेंगे, जैसे कि हमारा एक वीडियो और पॉलिटी में आएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्यूल योर फ्यूचर विल देन विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।